चलिए बोलो, हम आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। तो उसका जो एबिलिटीज होता है, उस एबिलिटीज के नाम के बारे में हम आप लोग बता चुके थे। एक नाम हम आप लोग बताए थे एक्सटेंसिव बताए थे, और एक बताए थे इंटेंसिव। जी सर। तो यहाँ पे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव इन दोनों का डिफिनीशन हम आप लोगों को नहीं बताए थे। इसमें आप लोगों को पीएच स्केल के बारे में समझाए हुए थे कि हाँ, पीएच स्केल जो होता है यह एक सॉल्यूशन को क्लासिफाई करता है कि यह सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, वही आइडेंटिफाई करता है। और उसमें ये भी हम बताए हुए थे कि पीएच स्केल जो होता है, तो पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक उसमें न्यूमेरल्स रहते हैं, नंबर्स रहते हैं। तो 0 से जो 14 तक होता है ना, उसे पीएच वैल्यू कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? पीएच वैल्यू कहते हैं। और वही आइडेंटिफाई करता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या कोई सॉल्यूशन बेसिक है या कोई सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है। ये आइडेंटिफाई करने का काम वही पीएच वैल्यू करता है। और हम आप लोग बताए थे कि अगर पीएच वैल्यू 0 से लेकर 7 के बीच तक रहता है तो वो एसिडिक को इंडिकेट करता है। अगर वही पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा रहे और 14 तक रहता है तो उसे हम लोग बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं। और वही अगर सॉल्यूशन का वैल्यू पीएच वैल्यू अगर 7 रहता है पूरा एक्यूरेट, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। ये सब NaCl जो सिंपल में खाते हैं नमक, वो जो होता है वो न्यूट्रल होता है। पानी पीते हैं वो भी न्यूट्रल होता है। तो ये सभी न्यूट्रल होता है। दूध उसमें हल्का सा बेसिक नेचर पाया जाता है। तो उसका जो होता है पीएच वैल्यू 7 पॉइंट कुछ होता है, समथिंग होता है। तो इतना हम आप लोग बता चुके थे। नमक न्यूट्रल होता है। हाँ, वो उदासीन होता है बुआ, उसमें एसिडिक नेचर में नहीं रहता है, बेसिक नेचर भी नहीं रहता है। दूध में एसिड ना होता है, दूध में एसिड ना पाया जाता है। दही में जिसको आप लोग नहीं कहते लैक्टिक एसिड। और होता है ऑक्जेलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है। तो ये सभी जो ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड जो होता है ना, हम लोग यूज करते हैं, खाते हैं हम लोग। एप्पल में अलग होता है, चाय में अलग होता है, सब में अलग अलग होता है। अब यहाँ पे हम लोगों को आप क्या करो, अब नमक कुछ बोले ना, नमक देखिए, आप एक रिएक्शन स्टडी किए होंगे, न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन, क्या याद है आप लोगों को? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो था ना, तो इनके अंदर जो कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है ना, वो न्यूट्रल हो जाता है। अर्थात न ही एसिडिक रहता है न ही बेसिक रहता है, अर्थात वो सॉल्टी नेचर का होता है। तो उसे हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। और इसका डेफिनेशन लिखाया गया होगा, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म ए न्यू कंपोनेंट या सॉल्ट, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन। अर्थात जब एसिड और बेस को आपस में अभिक्रिया हम कराते हैं तो एक वहां पे न्यू कंपाउंड बनता है, ओके, या वहां पे सॉल्ट का निर्माण होता है। और उसी रिएक्शन को हम लोग उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो वो न्यूट्रल होता है, जिसमें एसिडिक और बेसिक इन दोनों का नेचर नहीं रहता है ना, तो उसे हम लोग न्यूट्रल कह देते हैं, उदासीन हो जाता है। तो अब यहाँ पे एक एक करके इन सभी के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सटेंसिव के बारे में स्टडी करते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी के बारे में हम लोग को जानना है। देखिए, अब एक्सटेंसिव के अंतर्गत हम आप लोगों को बता रहे हैं, इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल आ जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल से ऐसे ही दिखा रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। ऐसे हम यहाँ पे बात करते हैं इंथैल्पी हो गया, उसके बाद एंट्रोपी हो गया,
उसके बाद हो जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी हो जाएगा, फ्री एनर्जी। उसके बाद इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी। उसके बाद यहाँ पे बात हम करते हैं हुआ वॉल्यूम हो जाएगा, मोल हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, और भी वॉल्यूम, मोल, चार्ज। बस इतना जानिएगा आपको। ये सभी जो होता है ना, ये सभी के सभी यूनिट होता है। इसे हम लोग मात्रक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं वो हम लोग यूनिट कहते हैं। अर्थात ये सभी यूनिट जो होते हैं ना वो एक्सटेंसिव कहलाते हैं। इन सभी यूनिट को हम क्या कहेंगे? एक्सटेंसिव कहेंगे। अब यहाँ पे बात होती है ना कि ये तो आप लोग सुने होंगे सब कोई, ये आप लोग सुन चुके होंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग हीट की भी बात करते हैं, हीट भी हो गया, ये भी आप लोग बहुत अच्छा से सुन चुके हैं सब। लेकिन ये जो होता है ना, ये अभी आप लोग शायद ये अभी आप लोग नहीं सुने। अगर फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स स्टडी किए होंगे तब ये आप लोगों को वहां पे इनसे भेंट हुई होगी। लेकिन अगर नहीं पढ़े होंगे हाँ तो ये ना 8 में पढ़ना है, ना 9 में पढ़ना है, ना 10 में पढ़ना है, इसमें नहीं पढ़ना है। ये सिर्फ और सिर्फ 11th में आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर मिलेगा। तो इन न्यू टॉपिक बन जाते हैं और इसी सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है। अब इतना तो हो गया जान गए। अब इसमें कुछ और भी सारे यूनिट आते हैं। अब यूनिट में जैसे आ जाएगा यहाँ पे हम लोग बात करें टेम्परेचर से, पीएच स्केल पढ़ाए हम आप लोगों को, पीएच स्केल हो गया। जैसे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन याद है, मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, परसेंटेज, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, ये सभी जो होती है ना कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है। तो वो भी यूनिट होता है किसकी? तो वो सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है। ओके, तो वो सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे होता है मोलर कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। एक होता है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। एक और हो जाएगा इसमें हुआ एंट्रोपी कैपेसिटी, एंट्रोपी कैपेसिटी। ये सब यूनिट होता है। तो ये सब जो यूनिट होता है ना, ये सब यूनिट हम लोगों को एक्सटेंसिव में नहीं जानना है, इंस्टेंसिव में हम लोग को जानना है। तो उसमें मिलेगा, तो इसके बारे में बाद में स्टडी किया जाएगा। सबसे पहले हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये एग्जाम्पल को समझने के पहले हम लोग इसका डेफिनेशन समझेंगे कि इसका डेफिनेशन होता क्या है। ओके, एक मिनट। तो ये बात कर रहे थे मैं यहाँ हुआ कि सबसे पहले हम जानेंगे एक्सटेंसिव के बारे में, इसका डेफिनेशन जानेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक्सटेंसिव जो होता है ना किस पर डिपेंड करता है। एक्सटेंसिव जो होता है या किस किस कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। तो एक्सटेंसिव किस चीज का होता है, किसी न किसी ऑब्जेक्ट का होगा। तो यहाँ पे हम कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लिख देंगे तो ऑब्जेक्ट से अच्छा रहेगा कंपोनेंट लिख देंगे, कंपोनेंट, कोई कंपोनेंट हो गया। अब उस कंपोनेंट के ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। कौन कौन से चीज पर? तो एक तो हो गया उसकी अमाउंट, अर्थात उसकी मात्रा, कितना अमाउंट है। ओके, और दूसरी बात हो जाती है उस कंपोनेंट या उस ऑब्जेक्ट का मास, कि उसकी मास कितनी है। तो इन दोनों पर डिपेंड करता है। तो एक तरीका से देखा गया यहाँ पे तो मास भी अमाउंट में ही आ जाता है लगभग। तो यहाँ पे मास के स्थान पे इसको मास इसी में लिख दिया गया। तो इसके अंतर्गत मास के साथ साथ वॉल्यूम भी आ गया, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात होता है तो हो सकता है सॉलिड में हो सकता है लिक्विड में हो सकता है गैस में हो।
तो अगर सॉलिड में है तो उसके लिए तो मास आ जाएगा, लेकिन अगर वही लिक्विड और गैस में है तो उसके लिए क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। जो एग्जांपल में वॉल्यूम लिखा है उन्हें, आप लिखा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी आएगा। तो दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, तो दूसरा कंपोनेंट होता है साइज ऑफ सिस्टम। तो कंपोनेंट में हम ऑब्जेक्ट के जगह पे आप क्या लिखेंगे, सिस्टम लिखेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिस्टम के बारे में ही पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। तो अब ऑब्जेक्ट के जगह पे यहाँ पे सिस्टम लिखिएगा। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स का एक ऐसा एबिलिटी जो उस सिस्टम के अमाउंट पर और साइज पर डिपेंड करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव कहते हैं। तो समझ में आया आप लोगों को? अब चलिए तो इसका डिफिनीशन लिखा कर तब इसके बारे में हम आप लोगों को समझा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द properties of thermodynamics which depend on amount and size of system is called extensive property. हाँ, और थर्मोडायनेमिक्स। ओके, इसको लिखिए लोग, उसके बाद हम इरेज करके फिर आप लोग बता रहे हैं। इसको लिख लिए होंगे आप लोग, इसको नहीं लिखना है अभी आप लोगों को, सिर्फ इतना ही लिखना है। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का यह एक ऐसा गुण होता है कि जो सिस्टम के साइज और अमाउंट पर निर्भर करता है, उसी को हम लोग एक्सटेंसिव गुण कहते हैं। ओके, तो इसका हिंदी हम लिखा दे हुआ, आपकी हिंदी की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, हिंदी को बोलते हैं, हिंदी लिख दिया आप लोग हुआ, हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी लिखिए आप लोग। उष्मागतिकी का वैसा गुण, उष्मागतिकी का वैसा गुण, उष्मागतिकी का वैसा गुण, उष्मागतिकी का वैसा गुण जो निकाय के आकार एवं मात्रा पर निर्भर करता है, आकार एवं मात्रा पर निर्भर करता है, आकार एवं मात्रा पर निर्भर करता है, उस गुण को एक्सटेंसिव गुण कहते हैं। उस गुण को एक्सटेंसिव गुण कहते हैं। हाँ, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव गुण। ओके, अब यहाँ से ले लो। अब हम लोग कुछ यहाँ पे इसके बारे में समझते हैं। अब हम बात करते हैं कि यह एक ऐसा एबिलिटी होता है, ऐसा गुण होता है जो उस सिस्टम के साइज और अमाउंट इन दोनों पर डिपेंड करता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझें तो सबसे पहले एग्जांपल में हम लेते हैं बुआ, हीट को ले लेते हैं। एग्जांपल में हम किसको लिए, हीट को लिए। अब हीट हमें कैसे मिलती है, जब टेम्परेचर दिया जाता है तब ना हीट मिलता है। हीट तो एनर्जी है, तो जब टेम्परेचर दिया जाएगा तब हीट मिलेगा हमें। तो इसका मतलब अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए,
एग्जाम्पल की भी हम आप लोग समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पे अब जैसे हम यहाँ पे एक बात करते हैं कि एक कंटेनर यहाँ पे है मेरे पास, एक कंटेनर जो है, एक कंटेनर यहाँ पे है मेरे पास। अब देखिए जैसे मान लेते हैं इस कंटेनर में हम वाटर रखते हैं, ओके। इसमें वाटर का जो अमाउंट है H2O जो है, H2O 100 मिलीलीटर है। इसमें भी वाटर रखा गया है, इसमें भी वाटर रखा गया। तो इसमें जो H2O है, तो ये H2O अप्रॉक्स 500 मिलीलीटर है, ओके। अब यहाँ पे टेम्परेचर के रूप में हम 30 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं, और यहाँ पर भी कितना दे रहे हैं, 30 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं। अब दोनों को तो टेम्परेचर एक के समान दे रहे हैं। अब ज्यादा गर्म पानी ये रहेगा कि ये रहेगा, ये रहेगा। इसका मतलब इसमें हीट एनर्जी ज्यादा रहेगी और इसमें हीट एनर्जी कम रहेगी। तो हीट यहाँ पे चेंज हुआ कि नहीं? तो हीट चेंज क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जो है वाटर कम है और इसमें वाटर क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब ये हीट इसके वॉल्यूम पर डिपेंड करता है कि नहीं? इसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब हम क्या बताए हैं, अमाउंट में ना मास वॉल्यूम सब आता है। तो इसका मतलब कि हीट जो होता है यह अमाउंट पर डिपेंड करता है। इस कारण से हम हीट को क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव कहेंगे। एग्जाम में आएगा कि हीट इज डैश एबिलिटी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये रहेगा, इंस्टेटिव रहेगा, और उसके बाद आएगा ए एंड बी, और उसके बाद आएगा नॉन ऑफ दिस। तो आप लोग एक्सटेंसिव यूज कीजिएगा। कुछ समझ में आया कि एक्सटेंसिव अब क्या होता है? तो एक्सटेंसिव एक यूनिट होता है। यूनिट को ये आइडेंटिफाई करता है कि यह यूनिट क्या उस सिस्टम के साइज और अमाउंट दोनों पर निर्भर करता है कि नहीं। अगर निर्भर किया तो एक्सटेंसिव, अगर निर्भर नहीं किया तो इंस्टेंसिव। आया समझ में कुछ? तो ये हीट के बारे में हम आप लोगों को बताएं। तो ये समझाएं, ये एग्जाम्पल में हीट हो जाएगा। अब हीट कैसे होगा ये समझाएं हैं, इसको नहीं लिखा, एग्जाम्पल में ही लिखा जाएगा। अब चलिए अगला एग्जाम्पल की बात होती है यहाँ हुआ। तो अगला एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, क्या है, वॉल्यूम। अब यहाँ वॉल्यूम की बात हम करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो मास इनटू डेंसिटी। अगर पूछा जाए अगर वॉल्यूम का डिफिनेशन पूछा जाए तो मास बाय डेंसिटी ना होता है। तो वॉल्यूम को पूछा जाए कि वॉल्यूम जो यूनिट है क्या यह एक्सटेंसिव है कि नहीं, तो ऑटोमेटिक कहेंगे हाँ ये एक्सटेंसिव है। अब कैसे एक्सटेंसिव है? तो ये उसके साइज पर डिपेंड करता है। अगर मान लेते हैं कि भाई कंटेनर है मेरे पास, ये जो कंटेनर है किस शेप का कंटेनर है, सिलिंड्रिकल है, ओके। अब ये पूछा जाए कि इसका वॉल्यूम, एक कंटेनर यहाँ पे बता दिए, ये भी तो सिलिंड्रिकल है, इसका वॉल्यूम, तो दोनों का वॉल्यूम अलग अलग होगा कि नहीं? क्योंकि इसकी साइज छोटी है, इसकी साइज बड़ी है। अगर मान लेते इसमें 200 मिलीलीटर वाटर अट रहा है तो इसमें 600 मिलीलीटर वाटर भरेगा। इसका मतलब इसका वॉल्यूम 200 मिलीलीटर है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 600 मिलीलीटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम चेंज हुआ कि नहीं यहाँ पे? तो वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, इसके साइज पर डिपेंड करता है। ये समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरह से वॉल्यूम भी अगर पूछा जाए तो वो भी आप लोग बताइएगा कि यह एक्सटेंसिव है, ओके। अब चलिए अब यहाँ पे बात आती है मोल। अब हम क्या लिखेंगे बुआ लोग, मोल लिखेंगे।
मोल कैसे एक्सटेंसिव हो गया जी? तो देखिए मोल की बात करते हैं, मोल मास पर डिपेंड करता है, मोल वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। हम लोग जानते हैं कि 1 मोल में 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है एनटीपी एसटीपी पर। इसका मतलब 22.4 लीटर वॉल्यूम में कितना मोल? 1 मोल। अब वही कर दे 44.8 लीटर वॉल्यूम में कितना मोल? 2 मोल। तो वॉल्यूम को बढ़ाए तो मोल भी बढ़ा कि नहीं? तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? इसका मतलब अमाउंट पर डिपेंड करता है। ओके, तो इस तरह से बात किया जाए तो ये जो हो गया ना, तो मोल को भी हम क्या कहेंगे कि यह एक्सटेंसिव है। ओके, और वही मोल जो होता है ना, मास पर भी डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? हुआ मास पर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब सोडियम जो होता है ना, 23 ग्राम सोडियम बराबर 1 मोल, तो 46 ग्राम सोडियम बराबर 2 मोल। इसका मतलब मास को बढ़ाएं तो मोल भी बढ़ा, और मास को घटाएंगे तो मोल क्या होगा? घटेगा। तो हम ये ऑब्जर्व निकाल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, कि मोल जो होता है ना बुआ, वो मास पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, दैट मींस अमाउंट पर डिपेंड करता है। कुछ समझ में आया आप लोगों को? यस सर। अब चलिए, अब आए यहाँ पे चाचा साहब, मतलब चार्ज। तो वही हम चार्ज के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो चार्ज जो होता है ना, तो चार्ज भी जो होता है ना, वो भी अमाउंट पर डिपेंड करता है। जैसे मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ओके, तो वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछा जाए तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो चार्ज को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। जैसे हो सकता है कि 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो 5 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के कंपेयर में 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम होगा कि नहीं? तो 5 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ था तो चार्ज भी इंक्रीज हुआ। अब 1 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गया तो उसका चार्ज भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं चार्ज भी जो होता है ना, वो भी अमाउंट पर डिपेंड करता है। इतना समझ में आया? अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, वर्क भी यही होता है, वर्क भी एक्सटेंसिव होता है। अब वर्क अभी नहीं लिखना है, अब वर्क के बारे में हम बात करते हैं कि वर्क भी जो होता है ना, उसकी भी मात्रा होती है। लोग ये कहता है कि तू कितना काम किया, तो हम कहते हम ढेर काम किए हैं, लेकिन वर्क को भी हम माप सकते हैं, उसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं। जूल में नहीं निकलता है कि हाँ ये इतना जूल काम किया। तो वर्क जो होता है वो एनर्जी पे डिपेंड करता है, जितना ही एनर्जी खर्च होता है उतना ही वर्क भी होता है। इसका मतलब एनर्जी इज इक्वल टू वर्क होता है। ओके, हम मोबाइल महाराज, अब चलिए, तो यहाँ बात हो रहा था वर्क के बारे में। तो देखिए, अब वर्क भी उस सिस्टम पे डिपेंड करता है, सिस्टम के साइज। अगर मान लेते हैं कि ये एक बोतल हो गया, तो उस बोतल को इस बोतल को उस बेंच पर से उठाकर इस बोतली के पास रख दिए। ओके, तो कुछ तो वर्क हुआ होगा। अब वही बात ही करते हैं कि हम जैसे यहाँ पे ये बेंच है, अब इस बेंच को यहाँ से उठाकर हम फिर यहाँ पे रख दिए, तो यहाँ का डिस्टेंस तो सेम हुआ, लेकिन वर्क में वहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट जो है उस ऑब्जेक्ट के कंपेयर में हल्का है, तो इसमें कम काम किए और उसमें ज्यादा काम किए। इसका मतलब वर्क इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ दैट सिस्टम। ओके, अर्थात उस सिस्टम के मास पर वर्क क्या करता है? डिपेंड करता है। जब मास पर डिपेंड किया तो साइजों पर डिपेंड करता है। अब ऑटोमेटिक बात है कि मास जब इंक्रीज होगा, इसका मतलब साइज भी इंक्रीज होगा। अब ये मार्कर हो गया, अब एक और मार्कर लाए, तो उसका अगर कुछ मास अधिक है तो साइज में थोड़ा सा अंतर होगा। ओके, तो वही बात यहाँ हो गया। तो वर्क भी किस पर डिपेंड करता है? अमाउंट पर और साइज पर, दोनों पर डिपेंड करता है। तो वर्क को भी हम क्या कहेंगे? एक्सटेंसिव कहेंगे। इतना समझ में आ गया? अब उसके बाद का एग्जांपल जो है, जैसे इंथैल्पी।
इंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, गिब्स हो गया, गिब्स, फ्री एनर्जी हो गया, उसके बाद इंटरनल एनर्जी हो गया, इंटरनल एनर्जी। ये हम समझा समझा के थक जाएंगे, लेकिन ये आप लोग नहीं समझिएगा, क्योंकि ये अभी अननोन पॉइंट्स है, ये आप लोग अभी तक सुने नहीं होंगे शायद, हमारे हिसाब से नहीं सुना सर। हाँ, बहुत समझिए। तो ये सभी टॉपिक इसी चैप्टर में पढ़ना है, तो उसी वक्त हम आप लोगों को समझाएंगे। ये सभी एक एक करके टॉपिक का नाम है, और ये टॉपिक आप लोग को इसी चैप्टर में ही पढ़ना है। ये टॉपिक स्टडी हुआ चैप्टर समाप्त जाएगा, तो उस समय ये आप लोग को समझ में आएगा। इतना आप लोग नोट कर लीजिए सबको। तो इतना लिख लिए होंगे आप लोग सब कोई। अब हम लोग थोड़ा सा आगे स्टडी करते हैं, तो इसके बारे में तो यहाँ पे हम आप लोग बता ही चुके हैं, तो इसका काम हो गया। इस बेचारा का काम हो गया, तो कहा इसको परेशान किया जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है इंस्टेंसिव के बारे में। हमें किसके बारे में जाने हुआ? इंस्टेंसिव के बारे में। तो अब देखिए, इंस्टेंसिव जो होता है ना, ये जो होता है ना, ये कंपोनेंट या सिस्टम के अमाउंट और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब अमाउंट भी कहेगा कि नहीं, और साइज भी कहेगा नहीं। इसका मतलब ये लिखेंगे डू नॉट डिपेंड, अर्थात ये डिपेंड नहीं करता इस पर। लेकिन किस चीज पर डिपेंड करता है? तो कंपोनेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वो क्या? नेचर ऑफ सिस्टम, उस निकाय के स्वभाव पर ये डिपेंड करता है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? yes, अब देखिए यहाँ पे होगा क्या? विच के बाद लिखेंगे डू नॉट डिपेंड on amount and size of system, but depends on nature of system is called इंस्टेंसिव property of thermodynamics। इसको लिखिए लोग, इसका हिंदी बोल देने हुआ, ठीक है? इसको तो नोट तो करिए चुके होंगे आप लोग, बहुत अच्छा होशियार बच्चे हैं आप लोग, भगवान ने जानता हूँ। अब यहाँ से ले लो, आपको बात करते हैं इसका हिंदी का बात करते हैं। तो हिंदी में कैसे लिखाना है? अच्छा हिंदी लिख लो लोग, हिंदी लिखिए आप लोगों को। हिंदी लिखना है एग्जाम्पल नहीं, हिंदी लिखना है। हिंदी लिखना है आप लोगों को। उष्मागतिकी का वैसा गुण, उष्मागतिकी का वैसा गुण, उष्मागतिकी का वैसा गुण, उष्मागतिकी का वैसा गुण जो निकाय के मात्रा एवं आकार पर निर्भर नहीं करता है,
पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन निकाय के स्वभाव पर निर्भर करता है उस गुण को इंटेंसिव होता है कि इंटेंसिव होता है? इंटेंसिव होगा, एस नहीं होगा। एस है उसमें स्टार्टिंग में लिखा है एस, नहीं लिखा है एस। आप लोग यहाँ से एस को हटा देंगे, ये एस यहाँ पे नहीं होता है, इसको सुधार लीजिएगा। वो आप लोग इंटेंसिव होता है, इंटेंसिव। तो ये हर जगह मिस्टेक हुआ है, तो इसको आप लोग इसको देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा आप लोग। हाँ, इंटेंसिव होगा, इंटेंसिव गुण कहा जाता है, इंटेंसिव गुण कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पे एक एक करके एग्जांपल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर। किसकी बात करते हैं हुआ? आप कहाँ रो रहे हो? आप कहाँ रो रहे हो? तो टेम्परेचर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर भी होता है, तापमान होता है। तो टेम्परेचर जो होता है ना, यह नेचर पे डिपेंड करता है, अर्थात किसी के अमाउंट पर या किसी के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे अभी का जो टेम्परेचर है, तो यह हम कहेंगे यह इस नेचर पे डिपेंड कर रहा है। अभी का सीजन जो है, कौन सा सीजन चल रहा है? विंटर सीजन। तो उसके अनुसार से टेम्परेचर है, अर्थात वह एक नेचर में कहलाता है। विंटर सीजन, समर सीजन, ये सब तो वह एक नेचर है। तो उस नेचर पे जब डिपेंड करता है, उसी को कहेंगे हम लोग इंटेंसिव कहेंगे। तो अभी का जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का, ये हमारे वातावरण के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। अगर इसी वक्त धूप उग जाए एकदम खूब भयानक, तो अभी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये, क्योंकि धूप जो होता है ना, वह किसी अमाउंट पर या किसी साइज पर डिपेंड नहीं करता। हमने तो ऐसा नहीं कहा कि 8 सेंटीमीटर धूप उग गया, चाहे इतना किलोमीटर धूप उगा हुआ है या इतना केजी धूप है, ऐसा बात नहीं होता है। यह नेचर है। अब इस नेचर में जितना धूप हो जाए, तो उस नेचर के कैपेसिटी पर डिपेंड जो अमाउंट करता है, अर्थात जो यूनिट करता है, उस यूनिट को हम लोग क्या करते हैं? इंटेंसिव कहते हैं। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, या नेचर पे निकाय जो सिस्टम होता है, सिस्टम के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे हम अभी की बात करें तो अल्बेस्टर ऊपर से, तो अभी इसमें हम लोगों को जो है ना कूलनेस ज्यादा लगता होगा, ठंडा ज्यादा लगता है, क्योंकि सुबह में आप लोग आइएगा तो यहाँ पे जो अल्बेस्टर है, इसके नीचे वाले लेयर पे पानी का बूंदा बूंदा रह जाता है, तो उससे भी हम लोगों को अधिक कूलनेस लगती है। लेकिन वहीं हम छत वाले घर में जाते हैं तो उसमें इसके कंपेयर में कम ठंडा लगेगा। इसका मतलब वहां का नेचर जो है ना, वो रूफ होने के कारण उसको तो ही बता रहे थे हुआ कि यहाँ पे टेम्परेचर देखा जाए तो टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? इंटेंसिव कहेंगे। ओके, अब पीएच वैल्यू की बात हम करते हैं तो कोई सॉल्यूशन जो होता है ना, अगर थोड़ा सा भी सॉल्यूशन, अगर एक किस्म का 2 जगह सॉल्यूशन रखा जाए और एक जगह कम उसका वॉल्यूम हो और एक जगह ज्यादा वॉल्यूम हो, अगर पीएच स्केल द्वारा देखा जाएगा तो दोनों का मानवा सेम बताएगा। इसका मतलब उसके मास पे वॉल्यूम पे नहीं ना डिपेंड किया, वो उसके नेचर पे डिपेंड किया। एसिडिक नेचर का है तो 1 से 7 के बीच में बताएगा, 0 से 7 के बीच में बताएगा। अगर वो बेसिक नेचर का है तो 7 से अधिक और 14 तक बताएगा।
तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि पीएच वैल्यू जो होता है ना, यह इंटेंसिव नेचर का इंटेंसिव कहलाता है। उसके बाद हम डेंसिटी की बात करते हैं, तो डेंसिटी भी जो होता है ना, ये डेंसिटी भी किसको इंडिकेट करता है, इंटेंसिव को। ये कैसे, तो ये देखिए जैसे हम यहाँ बता रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, मतलब शुद्ध जल का डेंसिटी क्या होता है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है। अब थोड़ा सा शुद्ध जल रखिए, उसका डेंसिटी भी इतना ही होगा। एक जग रखिए तो उसका भी डेंसिटी कितना होगा, इतना ही होगा। तो उसके वॉल्यूम पे डिपेंड किया, न उसके नेचर पे डिपेंड किया। एक और बात हम लोग यहाँ पे जानते हैं, लिखेंगे डेंसिटी ऑफ प्योर मरकरी मतलब Hg, तो इसका डेंसिटी होता है 13.6 ग्राम पर मिलीलीटर। तो अब हम लोग इतना सा मरकरी रखे, चाहे इतना सा मरकरी रखे, प्योर होना चाहिए, तो उसका डेंसिटी भी कितना होगा, 13.6 ग्राम पर मिलीलीटर। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि डेंसिटी इसके वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है, मास पर डिपेंड नहीं करती है, या इसके नेचर पे डिपेंड करती है। फिर अगला बात हम लोग स्टडी करते हैं, यहाँ हुआ कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन के अंतर्गत क्या क्या आएगा हम बता दे रहे हैं, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन। हो गया, काफी है, ईटीसी लिख देंगे इसमें, ओके ना। तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन भी जो होता है ना, वे भी उसके नेचर पर डिपेंड करता है। जिससे हम मान लेते हैं कि एक जग शरबत है मेरे पास, और हम कहें कि इसका कॉन्सेंट्रेशन मोल में निकालिए, तो अगर मान लेते हैं कि 0.5 मोल आ गया। अब उस एक जग शरबत में से, अभी मत लिखो बुआ, यहाँ लिख लो, तो उस एक जग सॉल्यूशन में से अगर हम थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो इसका भी मोलारिटी पूछा जाएगा ना, तो इसका भी 0.5 मोल होगा। अगर इस पूरा का पूछा जाएगा तो इसका भी क्या होगा, 0.5 मोल ही होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन में सभी कंपोनेंट 8 गो होता है ना, 8 गो 9 गो, उन सभी के बारे में कह रहे हैं। वो सभी के सभी जो होते हैं इंटेंसिव होते हैं। मास, अमाउंट, वॉल्यूम, साइज इस सब पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ उसके नेचर पे डिपेंड करता है। कितना मीठा है, मतलब 1 लीटर वाटर में हम कितना शुगर मिलाएं, ओके, तो इतना मीठा हो गया। अगर हम पानी को निकालते हैं, इसका मतलब पानी के साथ चीनी भी तो निकलेगा ना उसमें से, ओके, तो उसका भी मीठापा उतना ही होगा, इसका भी मीठापा इतना ही होगा। क्या उसमें अंतर हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वो घुल चुका है पूरा तरह से। तो उसका कंसंट्रेशन भी क्या होगा, एक ही समान होगा, तो उसे हम लोग इंटेंसिव कहेंगे। अब उसके बाद हम लोग को जानना है यहाँ पे हीट कैपेसिटी, इस सब के बारे में। विस्कोसिटी भी होता है, श्यानता होता है, ओके। तो ये भी आप लोग यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखा रहे हैं, विस्कोसिटी, इसके बाद है मोलर हीट कैपेसिटी, इसके बाद है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इंट्रोपी कैपेसिटी, ETC। ये सभी के सभी जो होते हैं ना बुआ, ये सभी के सभी इंटेंसिव कहलाते हैं। इसे नोट कर लीजिए बुआ को सब कुछ। तो यहाँ देखा जाए बुआ लोग, तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ये सारे यूनिट जो लिखाया गया है, जितने भी सारे यूनिट्स हैं, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, इंटेंसिव के अंतर्गत आते हैं।
और इसमें से बहुत सारा टॉपिक्स, ये बहुत सारा यूनिट का नाम आप लोग नहीं सुने होंगे। तो इसमें का भी जो यूनिट का नाम नहीं सुने होंगे, इसका मतलब ये थर्मोडायनेमिक्स का एक टॉपिक है, इसके बारे में स्टडी करना है। तो हम इसके बारे में समझा भी नहीं सकते अभी आप लोगों को, ये टॉपिक आएगा उसी वक्त आप लोग इसको अच्छा से समझिएगा। ये आप लोग सुन चुके थे पहले, इस कारण से इसका एक्सप्लेनेशन हम किए, लेकिन ये आप लोग नहीं सुने हैं। ये एक थ्योरम बन जाता है, थ्योरी बन जाता है, इसको दिखाना पड़ता है, साबित करना पड़ता है, इसके बारे में स्टेटमेंट लिखाना पड़ता है, बहुत कुछ समझाना पड़ता है, तब जाके ये टॉपिक समाप्त होता है। तो इस तरह से तो ये हो गए इसके बारे में। अब थोड़ा सा हम रिलेशन पढ़ लेते हैं, इन दोनों के बारे में क्या क्या रिलेशन है ये हम लोगों को जानना है थोड़ा सा। तो उसे रिलेशन टॉपिक नहीं बनाएंगे, नोट पॉइंट करके बता दे रहा है आपको। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा कि ना, कोई बात नहीं। अब चलिए, अब यहाँ पे हम लोग नोट पॉइंट में स्टडी करेंगे। नोट, ओके, देखिए एक्सटेंसिव जो होता है ना, अब यहाँ देखिए सब कुछ पहले, एक्सटेंसिव में अगर एक्सटेंसिव से डिवाइड देते हैं तो वन नहीं आता है, तो वो इंटेंसिव हो जाता है, वह इंटेंसिव हो जाता है। ये आप लोग नोट में याद रखिएगा। अब ये कैसे होता है ये हम लोग को जानना है। तो अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं हो, आज एग्जाम्पल नंबर 1 अभी नहीं लिखना है, अभी इसको समझ लो, युद्ध करने के लिए रेडी मत हो। देखिए यहाँ पे पहला हम बात करते हैं, हाँ अब चालू है, तो पहला बात हम ये करते हैं, मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम, ये किसका फॉर्मूला होता है? डेंसिटी का। क्या याद है कि नहीं आप लोग? याद कीजिए, आप लोग याद कीजिए कि मास और वॉल्यूम ये किस में पढ़ाए थे? एक्सटेंसिव में हम पढ़ाए थे कि नहीं आप लोगों को? yes, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है? एक्सटेंसिव है। तो इसका मतलब कि एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव इज इक्वल टू डेंसिटी किस में पढ़ाए हुए हैं? इंटेंसिव में। आ गया? एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। तो इस तरह से रिलेशन आप लोग समझ गए कि एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव होता है, और एग्जांपल भी हम आप लोग बता दिए हैं। अब आप लोगों का काम है कि इसको उतार लीजिए लोग कॉपी में और खूब अच्छा से याद कर लीजिएगा लोग। फिर इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं और आप लोगों से अगले क्लास में मिलते हैं।